लोग ये अक्सर सवाल उठाते हैं कि खाली हाथ दुनिया में आए हैं, खाली हाथ दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन वो नहीं जान पाते इस बात को कि दुनिया में खाली हाथ भले ही हम आए हैं, लेकिन जब इस दुनिया से हम कूच करते हैं, इस दुनिया से जब हम जाते हैं तो अपने साथ कितनी यादें छोड़ जाते हैं, कितने लोगों के लिए अपनी प्रेरणा छोड़ जाते हैं, कितने लोगों के लिए अपने बातों को हम जगा जाते हैं, कितने लोगों के सीने में हमारा छवि जिंदा होती है। आज एक ऐसे ही छवि के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक ऐसा चेहरा जो अभी गुमनाम तो हो गया, लेकिन वर्षों बाद उनकी हमारे देश को याद आई है। उन्हें भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्पूरी ठाकुर की। नमस्कार, मैं हूँ सजीबुल अंसारी और आप लोगों के बीच आज कर्पूरी ठाकुर की पूरा दास्तां, पूरी कहानी, उनके जीवन की बहुत रोचक तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो शुरुआत यहाँ से होती है 22 नवंबर 2005 की तारीख। बिहार की राजनीति बदल चुकी थी। नीतीश कुमार की अगुवाई में जनता दल यू और बीजेपी गठबंधन भारी जीत हासिल कर सरकार बनाने की तैयारी में जुट गया था। इसी बीच नीतीश कुमार को दिल्ली से एक फोन गया। फोन उनके पुराने साथी का था जो कि कांग्रेस में है। फोन पर बधाई के बाद दिल्ली वाले नेता ने नीतीश से सिफारिश की रामनाथ ठाकुर को मंत्री जरूर बनाना। तर्क यह दिया कि रामनाथ की बेटी शादी योग्य हो चुकी है। अगर ठाकुर मंत्री बन जाते हैं तो बिहार की परंपरा और रूढ़ियों के हिसाब से विवाद करने में आसानी रहेगी। कांग्रेस नेता का तर्क था कि रामनाथ के पिता ने जिंदगी कुछ नहीं कमाया, लिहाजा रामनाथ के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ यह बताना जरूरी नहीं है कि रामनाथ ठाकुर मंत्री बनाए गए। भले ही रामनाथ ठाकुर के पिता कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उनका व्यक्तित्व कैसा था यह बताने के लिए भारत सरकार का ताजा फैसला काफी है। मोदी सरकार ने भारतीय राजनीति में जननायक के रूप में विख्यात कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत करने का फैसला किया है। कर्पूरी को भारत रत्न दिया जाना एक तरह से राजनीति में उस फक्कड़ता का सम्मान है जिसका बिहार की राजनीति ने कभी भ्रष्टाचार के जरिए अकूत कमाई करके मखौल उड़ाया तो कभी बाहुबली की राजनीति को पद श्रेय देकर कर्पूरी की राजनीतिक मूल्यों को चुनौती दी। कर्पूरी ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, पहली बार 1970 में और दूसरी बार 1978 में, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। उनके बेटे के एक सहपाठी बताया करते हैं कि पटना में विधायक रहते हुए कर्पूरी जी अक्सर उनके पिता से कर्ज लिया करते थे। वे कर्ज अपने लिए नहीं लेते थे, बल्कि किसी छात्र की फीस लिए लेते थे या फिर बिहार के सुदूर से आए किसी व्यक्ति को वापस किराए के लिए लिया करते थे। उस सज्जन के मुताबिक विधायक के रूप में वेतन आते ही वे उनके पिता का कर्ज चुका देते थे, लेकिन 10-15 दिन बाद ही फिर वे ऐसा ही मांगे लेकर आ जाते। लेकिन जरा कर्पूरी के चेलों को देखिए, आज उनके पास अकूत संपत्ति है। उन पर ईडी की निगाह भी है, सीबीआई की निगाह है और आयकर विभाग का चाबुक चल रहा है। नीतीश सरकार में मंत्री रहे उनके बेटे रामनाथ ठाकुर के सामने अपने बचपन के वे एक एक दृश्य अगर याद आ रहे हो जिनमें फाका मस्ती थी, ठीक कपड़े न थे, तो हैरत नहीं होनी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर भले ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार की संपत्ति मानसिकता ने उनको जीते जी वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार रहे। एक बार उनके पिता को दबंगों ने खूब पीटा। पुलिस ने आनन फानन में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कर्पूरी ने उन्हें छुड़वा दिया, यह कहते हुए कि बिहार में दलितों और कमजोरों वर्ग के लोगों पर रोजाना ऐसे हमले होते हैं, पहले उन्हें रोकना होगा। क्या आज के राजनेता से ऐसी गांधीवादी सोच की उम्मीद आप कर सकते हैं, हाँ या नहीं? कर्पूरी ठाकुर के साथ हुई बदसलूकी के कई कहानियां उन्हें भारत रत्न सम्मान मिलने के बाद के चिट्ठी चौराहों पर सुनी सुनाई जा रही है। ऐसा ही एक किस्सा उनकी बीमारी का। अपने आखिरी दिनों में वे एक बार बहुत बीमार पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए आज के बिहार के एक कद्दावर नेता से कर्पूरी जी के एक शुभचिंतक ने जीप मांगी, लेकिन उन्होंने जीप देने से
इनकार कर दिया। कर्पूरी जी की आज बलैया लेने वाले उन्हें बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से जबरदस्ती हटा दिया था। उनके ही युवा सहयोगियों के षड्यंत्र के बाद तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष शिव चंद्र झा ने कर्पूरी ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया था। उसके बाद लालू यादव प्रतिपक्ष बने थे। कर्पूरी ठाकुर बाद में राज्यसभा सांसद रहे। उन्हें दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद रोड पर एक घर आवंटित हुआ था। एक बार गर्मियों में उनके घर में आग लग गई, लेकिन उनकी मदद के लिए उनके ही चेले रहे एक बड़े समाजवादी नेता नहीं पहुंचे। इसे लेकर महीनों तक उस नेता के खिलाफ सार्वजनिक चर्चे होते रहे। 1967 में जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर बिहार में भी संविद सरकार बनाई। कर्पूरी उसमें उप मुख्यमंत्री बने। सोशलिस्टों के नायक राम मनोहर लोहिया ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया था कि पढ़ाई से अंग्रेजी की बाध्यता को हटाया जाए। कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के शिक्षा मंत्री भी थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। अंग्रेजी के चलते तब बहुत ऐसे छात्र थे जो परीक्षा पास नहीं कर पाते थे, लेकिन कर्पूरी जी के फैसले के बाद बहुत छात्रों को सहूलियत हो गई। उस दौरान पास के लोगों के लिए एक शब्द चला और वो शब्द था कर्पूरी डिवीजन, यानी फर्स्ट और सेकेंड तथा थर्ड डिवीजन की तर्ज पर उनका नाम रखा गया कर्पूरी डिवीजन। आज मंडल आयोग की सिफारिश और उसके मिले आरक्षण की खूब चर्चा हो रही है। कर्पूरी ठाकुर ने इसके बरसों पहले मुख्यमंत्री रहते मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में पिछड़ों को 12% का आरक्षण दिया था। उसमें 4% आरक्षण यादव कुशवाहा जैसी दबंग जातियों के लिए रखा गया था, जबकि 12% अति पिछड़ी जातियों के लिए रखा गया था। तब कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ एक बहुत गंदा नारा लगता था, ये आरक्षण कहाँ से आ गई। नारे की दूसरी पंक्ति को यहाँ शायद नहीं बताया जा सकता है। तब और एक नारा लगता था, कर्पूरी कर्पूरा उठा उस तरह, यानी राजनीति छोड़ो और जाओ नाई का काम करो। आपको पता लग ही चुका होगा और यह बता देना जरूरी है कि कर्पूरी एक नाई जाति से आते थे। कर्पूरी ठाकुर को ईश्वर ने महज 64 साल की आयु दी। 1924 में पैदा होने वाले कर्पूरी ठाकुर का 1988 में निधन हो गया था। राजनीति में 64 साल की आयु बेहद छोटी मानी जाती है। इतनी आयु में उन्होंने राजनीति और समाज नीति की दुनिया में जितनी बड़ी लकीर खींच दी, उसके बाद समाजवादी धारा के दूसरे किसी नेता ने नहीं खींचा। हालांकि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें तमाम तरह के राजनीतिक दबाव भी झेलने पड़े। इतना कि उन्हें 7 हफ्ते भीतर 5 बार मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा, जिससे उनके मंत्रिमंडल में 41 मंत्री हो गए और उस समय की उनकी सरकार को 3 निर्दलीय समर्थन कर रहे थे, लेकिन वे किसी एक को ही मंत्री बना सकते थे, जबकि दावेदारी तीनों की थी। इसके चलते कर्पूरी ठाकुर ने रास्ता निकाला पर्ची निकालने का। जिसके नाम की पर्ची निकली उसे मंत्री बना दिया जाए। मुख्यमंत्री बनते ही कर्पूरी ने एक और बड़ा काम किया। उस समय राज्य में सालों से इंजीनियरिंग पास छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही थी। उन्होंने पटना में सामियाना लगाकर बेरोजगार इंजीनियरों को नौकरी दी थी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने बड़ा काम किया या नहीं किया, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मोदी की कोशिश बिहार में पिछड़ों की राजनीति कर रहे लालू और नीतीश के आधार में सेंध लगाने की है। हो सकता है कि कुछ दिनों में इसी फैसले के बहाने नीतीश एक बार फिर लालू का साथ छोड़कर भाजपा में आ जाए। कर्पूरी के सहयोगियों की उनके निधन के बाद में 4 सरकारें रहीं। लालू यादव तो 10 साल तक मनमोहन सरकार में रहे। कर्पूरी को भारत रत्न देने के लिए किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन भाजपा ने ऐसा किया है तो निश्चित तौर पर इसे उसका फायदा मिलेगा। राज्य की 63% पिछड़ी आबादी में तो वह सेंध लगाएगी ही। खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरह कर्पूरा जी की 100वीं जयंती पर देश के तमाम अखबारों में लेख लिखा है, उसका संदेश भी यही है कि यहाँ पर मोदी सरकार कुछ अलग करना चाहती है। अब ये देखना है कि मोदी सरकार को इस लोकसभा चुनाव जो 2024 में है उसमें कितना फायदा मिलता है, कैसे इनको देखा जाता है। मैं आपके सामने आया और पूरी जीवनी उनका आपको कुछ
समय में सुनाने का प्रयास किया। यदि आपको अच्छा लगा हो, आपका दिल पे ये छू गया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा परिवार का एक हिस्सा बने और हमें ऐसे ही चीज़ों को लाने के लिए आप उत्सुक करें। हमारा उम्मीद है, हमारा भरपूर प्रयास है कि हम आप लोगों के बीच ऐसे चीज़ों को लाते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे। चलिए किसी अच्छे से वीडियो में फिर से एक बार हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।